अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की अजीत पवार के शपथ की ये तस्वीर देखकर शरद पवार की सियासत हिल गई है। सोनिया गांधी महाराष्ट्र के इस नए घटनाक्रम को देखकर फ्यूचर प्लान भूल गई हैं। नीतीश कुमार भी अपना 2024 वाला सपना अधर में अटकता हुआ देख रहे हैं। ये सिर्फ एनसीपी के टूट की तस्वीर नहीं है, बल्कि बात इससे कहीं आगे 2024 की है। और शपथ ग्रहण के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें सब कुछ क्लियर हो गया। पवार साहेबांनी सुद्धा काही दिवसापूर्वी आम्हाला सांगितलं की देशामध्ये तर मोदी साहेबच येणार आहेत प्रधानमंत्री 24 मध्ये सुद्धा। आता जर असं जर आहे तर आपण जे आहे एक सकारात्मक विचार घेऊन त्यांच्याबरोबर गेलं पाहिजे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार के राइट हैंड के तौर पर प्रफुल्ल पटेल बैठे थे। शरद पवार के लेफ्ट हैंड कहे जाने वाले छगन भुजबल मौजूद थे और शरद पवार का दिमाग यानी भतीजे अजीत पवार सेंटर में थे। यही पवार अब महाराष्ट्र में एनसीपी के नए पावर सेंटर बन गए हैं। मगर महाराष्ट्र में रविवार को जो हुआ, क्या वह अचानक हुआ? 53 विधायकों वाली एनसीपी के आधे से ज्यादा विधायक टूट रहे हैं। क्या इसकी खबर शरद पवार को नहीं थी? यह जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, पुणे से लेकर पटना तक लिखी गई स्क्रिप्ट के अंदर की पूरी कहानी महाराष्ट्र के अंदर हुए बदलाव की ओर इशारा करती है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ऐसी खबर आई जिसने शरद पवार के मन में 2019 वाला डर बैठा दिया। ये खबर थी अजीत पवार और बहन सुप्रिया सुले के बीच मतभेदों की। इसी दौरान नाराज अजीत पवार एक दिन के लिए अपनी सिक्योरिटी छोड़कर अचानक गायब हो गए। उनका फोन लगाया गया मगर वो नॉट रीचेबल हो गए। इसके बाद कहा गया कि अजीत पवार दिल्ली गए थे। जब अजीत पवार दिल्ली में थे तब देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली में ही थे। इसके बाद खबर आई कि अमित शाह के साथ अजीत पवार की मुलाकात होने वाली है और उस मुलाकात के बाद अजीत पवार एनसीपी से इस्तीफा देकर महाराष्ट्र सरकार में शामिल होंगे। लेकिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि एक बड़े बीजेपी नेता के जरिए अमित शाह और अजीत पवार के बीच कम्युनिकेशन स्थापित हो गया। इस एपिसोड का अगला चैप्टर क्या होगा, इसके स्क्रिप्ट अजीत पवार लिख रहे थे, मगर तभी सुप्रिया सुले ने ये कहकर सनसनी मचा दी। अगले 15 दिनों में 2 बड़े राजनीतिक विस्फोट होंगे। एक विस्फोट दिल्ली और दूसरा महाराष्ट्र में होगा। सुप्रिया सुले ने सियासी विस्फोट की भविष्यवाणी कर दी और इसकी तस्वीर उसी दिन दिखाई भी दी। एनसीपी की इफ्तार पार्टी बुलाई गई जिसमें चाचा भी थे, भतीजे भी थे, मगर दोनों की नजर नहीं मिली। दोनों के बीच में कुछ और कुर्सियां लगाई गई थी। इसके 3 दिन बाद मुंबई में एनसीपी का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें अजीत पवार शामिल नहीं हुए। कहा गया वो नाराज चल रहे हैं। अजीत पवार उस दिन एक निजी सम्मेलन में पहुंचे और उन्होंने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दी। अजीत पवार का ये बयान महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़े उलटफेर की कहानी लिख रहा था, जिसकी आशंका संजय राउत ने भी जताई थी। ये एक प्रक्रिया चल रही थी, सबको मालूम था। इस बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी कि ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। उसका मतलब ये है जो मुख्यमंत्री है आज के मिस्टर एकनाथ शिंदे, उनके ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो तलवार लटक रही है वो जल्दी ही गिरने वाली है। 2 मई को शरद पवार ने जब राजनीति से संन्यास का ऐलान किया तब भतीजे अजीत पवार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। अजीत पवार को भरोसा था कि शायद एनसीपी का अगला अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए, मगर इसके बाद अगले 72 घंटे मुंबई टू पुणे जो हुआ उसने अजीत पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को जोर दे दिया। शरद पवार के पार्टी चीफ से इस्तीफा देने का विरोध एनसीपी के सभी नेताओं ने किया था। अपील तक की थी कि वो अपना इस्तीफा वापस ले। सुप्रिया सुले ने खुद उन्हें मनाने की कोशिश की। हालांकि अजीत पवार ये नहीं चाहते थे कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले। उन्होंने ये तक कहा कि इस विरोध का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हालांकि 5 मई को शरद पवार ने इस्तीफा वापस ले लिया। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद थे, मगर अजीत पवार नजर नहीं आए। चर्चा होने लगी कि अजीत पवार शरद पवार के फैसले से नाराज हैं। जूनियर पवार अपनी कार से निकले मगर वो कहीं और निकल गए। एनसीपी का फ्यूचर क्या होगा और उसमें अजीत पवार की भूमिका क्या रहने वाली है, ये कहानी महज 25 दिनों में बदल गई है। भतीजे अजीत पवार की सियासी महत्वाकांक्षा को कुचलने के फेर में सीनियर पवार ने बेटी को तरजीह दी और बगावत की चिंगारी को भड़का दिया।
10 जून को एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर जो पोस्टर लगा था उसमें सुप्रिया सुले थी, प्रफुल्ल पटेल थे, मगर अजित पवार दूर दूर तक नजर नहीं आए। और फिर सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर मतभेद को और ज्यादा बढ़ा दिया। 82 साल के शरद पवार की यही चूक उन पर भारी पड़ गई। नहीं, ये राहुल ही है। ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं। पार्टी के कुछ लोगों को ये जो प्राईम मिनिस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा उल्लेख भी केला की त्यांनी एनसीपी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले त्यातून आमच्या काही सहकाऱ्यांची मुक्तता करण्याची मोलाची कामगिरी त्यांनी केली। हा या गोष्टीचं घराने धरण्याची बाजू। अजित पवार ने 2019 में जब बीजेपी को समर्थन दिया तब उसमें शरद पवार की मंजूरी थी, मगर इस बार भतीजे पवार ने बाजी पलट दी। शुरुआत महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष के पद से हटने की इच्छा जाहिर करके की और फिर इसके बाद एनसीपी के कुछ विधायकों के साथ सीक्रेट मीटिंग की। इधर शरद पवार राहुल गांधी से मिलकर 2024 की तैयारियों में जुटे थे, उधर अजित पवार एनसीपी का ही गेम बिगाड़ रहे थे। 23 जून को शरद पवार पटना में बेटी सुप्रिया सुले के साथ विपक्ष को जोड़ने के मकसद से पहुंचे। यहीं तय हो गया कि इस बार शरद पवार की सियासी पारी पर पूरी तरह ब्रेक लग सकता है। आप पटना में भी मौजूद थे और आप अंदर थे। आपको क्या लगता है कि कोई भी विपक्षी एकता जो है वो कांग्रेस के अराउंड राहुल गांधी की लीडरशिप में हो सकती है, या जो बाकी रीजनल लीडर्स हैं नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसे, उनके बीच और कांग्रेस के बीच में समझौता होना मुश्किल नजर आता है? राहुल गांधी जी वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले या बाकी कोई भी वो अपने जो भी काम करे, लेकिन एक बात है कि डेफिनेटली आज ऑपोजिशन यूनिटी उनके इर्द गिर्द नहीं बन सकती है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई यहाँ पर आज हमने कोई नया अलायंस किया है, ये ओपन सीक्रेट है, ये दिखता है। और जहां तक ऑपोजिशन, अब हर दल के नेता को शायद लगता होगा कि मैं ही प्रधानमंत्री न बन जाऊं, हर दल के नेता को लगता होगा कि भाई देखिए मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं। अब यहां तो 1 to 1 की बात कर रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी ये मान जाएगी कि वो अपनी जगहों के कुछ सीटों पे कांग्रेस को वो अलाउ कर देगी या लेफ्ट पार्टीज को अलाउ कर देगी? लेफ्ट पार्टीज और ममता जी तो कभी आई टू आई मिल ही नहीं सकते। सूत्रों का दावा है कि शरद पवार ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया तो इससे अजित पवार बुरी तरह नाराज थे। उन्होंने कुछ विधायकों के जरिए इस नाराजगी का मैसेज शरद पवार तक पहुंचाया, मगर उनकी बात को अहमियत नहीं दी गई तो फिर नई स्ट्रैटेजी पर काम शुरू किया। इस बार नई मांग रख दी कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाए और इसके लिए अपने आवास पर विधायकों को बुलाकर ताकत भी दिखाई। फिर 2 जुलाई को सरकार में शामिल होकर हर किसी को हैरान कर दिया। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। अब सवाल है कि क्या पूरी एनसीपी एनडीए का हिस्सा होगी, क्योंकि अजित पवार अब एनसीपी में पावर सेंटर बने हैं और आंकड़े भी इस ओर गवाही दे रहे हैं। एनसीपी के 6 एमएलसी भी अजित पवार के साथ बताए जा रहे हैं। 4 सांसदों के भी जूनियर पवार के गुट में शामिल होने की संभावना है। अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद बड़े दावों में ये कहा है कि न सिर्फ उनकी पार्टी के कई एमएलए उनके साथ शामिल है, बल्कि पार्टी एनसीपी का नाम भी उन्हीं का है, उसका जो सिंबल है, चिन्ह है, वो भी उन्हीं का है। और साथ ही साथ उन्होंने बिना नाम लिए शरद पवार के ये कहा है कि सभी लोग पार्टी के उनके साथ हैं। अब 40 से ज्यादा विधायकों का उन्हें समर्थन, 6 एमएलसी उनके साथ, वही 4 सांसद उनके साथ हैं। ये आंकड़ा अजित पवार के करीबियों का दिया हुआ है। माना जा रहा है कि इससे मराठा और दलित वोट बैंक में बीजेपी की स्थिति मजबूत हो सकती है और शरद पवार भी ये बात मान चुके हैं कि ना तो उनसे अलग होने वाले विधायक अब वापस आने वाले हैं और ना ही इस बार अजीत पवार मानेंगे। इसीलिए पर्चे से अपनी फ्यूचर स्क्रिप्ट पढ़ते नजर आए। भविष्य काळासाठी तुमच्या पक्षाचा आश्वासक चेहरा कुठला? शरद पवार। प्रफुल्ल पटेल जी, मैं आपसे सीधे लफ्जों में सुनना चाहूंगी, शरद पवार जी का आशीर्वाद इस एनसीपी के फैसले के साथ है? क्योंकि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ऐसा नहीं लगा।
लोग जानना चाहते हैं शरद पवार क्या सीक्रेटली आशीर्वाद दे चुके हैं और बाहर ऑपोजिशन को कोई अलग संदेश दे रहे हैं? यहाँ पर भी एक हमारे पार्टी के भीतर भी सोच इस प्रकार की बनी कि हमको यहाँ पर भी अच्छी सरकार बनाना है, स्टेबिलिटी के साथ बनाना है। हमारे यहाँ तो जो पहले हमारी जो 3 पार्टी की सरकार थी, हमारे को वो तो ठीक है 2 साल कोविड के थे, इसलिए कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो लोग काम करते थे सरकार में उनको मालूम है। आज इतने सारे विधायक छोड़कर जाके एक सरकार बीजेपी के साथ बनाते हैं तो कोई वजह तो होगी। तो इसी वजह से मेरा कहना है कि हमने जो निर्णय लिया है, हमारे विधायकों ने, हमारे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर ये सोचा कि भाई ये रास्ता सही है। महाराष्ट्र में गेम हुआ और इसका डर सबसे ज्यादा नीतीश को सता रहा है, क्योंकि विपक्षी एकता के बहाने प्रधानमंत्री के सपने देखने वाले नीतीश कुमार को अंदेशा है कि बीजेपी उनके साथ भी ऐसा ही गेम कर सकती है। नीतीश के राइट हैंड कहे जाने वाले आरसीपी सिंह अब बीजेपी का हिस्सा हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि जेडीयू के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसी ही सुगबुगाहट राजस्थान को लेकर भी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 से पहले बीजेपी राजस्थान कांग्रेस को टेंशन दे सकती है। सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायक और मंत्रियों से मुलाकात की। इस मुलाकात से अशोक गहलोत गुट में हड़कंप मच गया है। इस तनातनी से कांग्रेस आलाकमान को चिंता सता रही है कि कहीं पायलट अपना प्लेन बीजेपी में लैंड न करा दे। इसीलिए विपक्ष महाराष्ट्र में हुए इस खेल को 2024 से पहले प्रयोगशाला बता रहा है। ये बीजेपी समय समय पर प्रयोग करती है, प्रयोगशालाएं बनाई हुई हैं। पहले मध्य प्रदेश था, महाराष्ट्र बनाया। ये जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है, पूरे देश का नौजवान देख रहा है, पूरे देश की महिलाएं देख रही हैं, किसान देख रहा है। अरे किसान की आय दोगुनी होगी कि नहीं होगी? इसलिए लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश से शुरू हो चुका है। 63 साल के सियासी सफर में शरद पवार ने शायद ही सोचा होगा कि भतीजा ही उन्हें राजनीतिक मैट पर मात देने वाला है। वरना एक वक्त ऐसा था जब शरद पवार ने इंदिरा गांधी से बगावत कर दी थी। शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ दी थी और 1978 में जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। 1980 में इंदिरा गांधी ने शरद पवार की सरकार को बर्खास्त कर दिया। फिर 1983 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट का गठन किया। उसी साल लोकसभा चुनाव में सीनियर पवार पहली बार सांसद बने और 85 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को 54 सीटों पर जीत दिला दी। यहीं से पवार ने स्टेट पॉलिटिक्स में अपनी पावर दिखानी शुरू की। 1988 में शरद पवार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 1990 में 12 निर्दलियों के साथ सरकार बनाकर अपनी धाक जमा दी। 1999 में शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। सोनिया का विरोध शरद पवार को भारी पड़ा और निष्कासित कर दिए गए। इसके बाद एनसीपी का गठन हुआ। सियासत के माहिर खिलाड़ी शरद पवार ने महाराष्ट्र में अपनी जमीन बनाई और मराठवाड़ा इलाके में खुद को मजबूत किया। शुरुआत में पवार की पॉलिटिक्स सेंटर में कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही, मगर बाद में वो एंटी बीजेपी खेमे का हिस्सा बन गए। इसी जगह से अजित पवार ने एक नया इतिहास रचा है। देवगिरी पर हम मौजूद हैं और आप देख पाएंगे कि यही वो जगह है अजित पवार का बंगला, जहां सुबह सुबह जो है मीटिंग होती है। उनके पार्टी के 13 जो नेता हैं वो यहाँ शामिल होते हैं, मौजूद होते हैं। अंदर अभी भी आप देखेंगे कि लोगों से मिलने मिलाने का जो सिलसिला है वो जारी है। लगातार आंकड़े ये बताए जा रहे हैं कि 30 के करीब जो विधायक हैं वो यहाँ पर अजित पवार के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस बंगले पर मीटिंग हुई, यहाँ से सीधे सीधे वो रवाना हुए राजभवन के लिए और फिर राजभवन पर न सिर्फ उन्होंने शपथ ली बल्कि वहां पर उन्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी और पद से भी नवाजा गया है, जहां पर उन्होंने ये दावा किया है कि पूरी पार्टी के नेता, पार्टी का नाम और पार्टी का सिंबल उन्हीं के साथ है। देखना होगा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सवार अजित पवार अब आगे राजनीति में महाराष्ट्र कितना बड़ा भूचाल लाते हैं, क्योंकि ये वही इतिहास है जो कुछ दिनों पहले एकनाथ शिंदे द्वारा अपनाया गया था। अब पवार 2024 के लिए नई रणनीति तैयार कर रहे थे कि उन्हें भतीजे ने बहुत बड़ा झटका दे दिया। इस बार आधे से ज्यादा विधायक साथ नहीं हैं। पार्टी सिंबल भी हाथ से जाने का खतरा बढ़ गया है। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और शिवानी मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।